तो एक ये एक जनरल सी मैंने आउटलाइन बनाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहली चीज या पहली हेडिंग जो आपकी हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, या जहां से आपने एक आंसर का स्टार्ट लेना है, वो है हार्ड फैक्ट्स, ठीक है। हार्ड फैक्ट्स क्या होते हैं? हार्ड फैक्ट्स मीन के कोई भी आंसर कभी भी कंट्रोवर्सीज या कंट्रोवर्शियल फैक्ट से स्टार्ट मत करें, ठीक है। इट लेफ्ट अ बैड इंप्रेशन। तो हार्ड फैक्ट्स, और आपको हार्ड फैक्ट्स आपके फिंगर पे होने चाहिए। जैसे सपोज के अगर बात होती है पाकिस्तान के बजट से रिलेटेड, ठीक है, तो पाकिस्तान का बजट कितना है, हमारा जीडीपी कितना है, जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, एग्रीकल्चर के शेयर के साथ साथ इंडस्ट्री का शेयर कितना है, सर्विस सेक्टर कितना है, अगर रिसेशन आया है तो कितने टाइम से रिसेशन चल रहा है, अगर बजट डेफिसिट है तो वो 2019 में कितना था, 2020 में कितना था, ठीक है। अगर एससीओ की बात हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, तो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो सा है इसका मोटिव क्या है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स थे या उसका जो आउटकम्स था वो क्या था, लास्ट मिनट जो जो लास्ट मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीच की थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, लास्ट मीटिंग किन डेट्स में हुई थी, किस सिटी में हुई थी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आप हार्ड फैक्ट्स कह सकते हैं। आपका आंसर का जो स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी आंसर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो हार्ड फैक्ट से होना चाहिए, ठीक है। अब इन हार्ड फैक्ट्स को जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, हार्ड फैक्ट्स, आप इसके ऊपर जो हेडिंग बना सकते हैं वो हार्ड फैक्ट्स की भी हो सकती है, या किसी फैक्ट को भी आप एक हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि स्लम इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, या ग्लोबल रिसेशन ड्यू टू कोविड-19। अब ये हेडिंग है ग्लोबल रिसेशन ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। बेसिकली इस हेडिंग में मैं हार्ड फैक्ट्स ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो पहली आप जो आउटलाइन बनाए उसकी जो पहली हेडिंग होगी वो हार्ड फैक्ट्स होनी चाहिए, चाहे वो आप हार्ड फैक्ट्स का जो वर्ड है इस वर्ड को यूज कर ले, ठीक है, या फिर आप किसी हार्ड फैक्ट्स को लेके एक हेडिंग बना दें। जैसे मैंने एक हेडिंग बनाई कि ग्लोबल रिसेशन ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। अब ये एक हेडिंग है लेकिन एक हार्ड फैक्ट को लेके मैंने हेडिंग बनाई है। और जब ये कुछ आपकी जो हेडिंग्स होनी चाहिए उनके अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए कि एट द एंड उन फैक्ट्स को डिस्क्राइब करके आप एक लॉजिकल डिडक्शन जो उनसी है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ये जो दूसरा पोर्शन है लॉजिकल डिडक्शन का, ठीक है, इस पोर्शन में आपने बेसिकली उन फैक्ट्स को लिंक करना है, ठीक है। उनको फैक्ट्स को लिंक करके आपने अपने आर्गुमेंट को फॉर्म करना है, ठीक है। पहले आपने हार्ड फैक्ट्स दे दिए, ठीक है। उन हार्ड फैक्ट्स की बेस के ऊपर आप एक आर्गुमेंट बनाएंगे। वो जो आर्गुमेंट आप बनाएंगे वो आपकी लॉजिकल डिडक्शन होगी, ठीक है, जिसको आगे लेकर आप चलेंगे। उस आर्गुमेंट्स को आपने इस दूसरे जो पोर्शन है या कोई आंसर का पार्ट है उसमें उस आर्गुमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर एक चीज और जहन में रखिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमारे पास आर्गुमेंट्स दो तरह के होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। आपने ये भी क्लियर होना है कि आप जो आर्गुमेंट्स बनाने जा रहे हैं वो डिडक्टिव है या वो इंडक्टिव है, ठीक है। अगर आपने डिडक्टिव बनाया है तो जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करें। अगर आपने इंडक्टिव बनाया है तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें। या अगर आपने डिडक्टिव आर्गुमेंट्स बनाए हैं तो आपके जितने आर्गुमेंट्स 2 या 3 या 1 वो सारे डिडक्टिव होने चाहिए। अगर आप इंडक्टिव बना रहे हैं तो सारे इंडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आर्गुमेंट्स आपका डिडक्टिव हो, एक आर्गुमेंट्स आपका इंडक्टिव हो। इट रिफ्लेक्ट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि एक आर्गुमेंट इंडक्टिव है, एक डिडक्टिव है। तो हार्ड फैक्ट्स के बाद अगली चीज जो एक स्टैंडर्ड आउटलाइन में आती है वो लॉजिकल डिडक्शन है।
और लॉजिकल डिडक्शन के बाद आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे जो लॉजिकल डिडक्शन है, आप एज इट इज लॉजिकल डिडक्शन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या आपने जो आर्गुमेंट बनाया अगर आप उसको 2-3 फ्रेज के अंदर एक्सप्लेन कर सके तो वो फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे लॉजिकल डिडक्शन की जगह में मैं ये बात कर सकता हूं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड एंशिएंट इंपीरियलिज्म आर सेम। ठीक है, अब ये एक आर्गुमेंट है कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है और जो एंशिएंट इंपीरियलिज्म था, ठीक है, दे बोथ आर सेम। ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है, ये एक लॉजिकल डिडक्शन है। ठीक है, जो मैंने एक हार्ड फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर एक्सट्रैक्ट की है। तो मैं चाहूं तो लॉजिकल डिडक्शन लिख दूं, या जो चीज मैंने डिडक्ट की है मैं उसको हेडिंग बना के लिख दूं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आता है। यहां पे आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने आर्गुमेंट्स को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करना है। ये अब आपके ऊपर है कि आप एक थ्योरी यूज कर रहे हैं, 2 थ्योरीज यूज करते हैं, या आप 3 थ्योरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देना जरूरी है। लेकिन यहां पे मैं एक एक्सेप्शन भी है। देखिए, आईआर के अंदर समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आईआर की नेचर या आईआर की डोमेन में फॉल नहीं करते, वो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आईआर स्पेसिफिकली रेफर्स टू इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, और इसमें नैरो ब्रॉडर व्यू दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो बेसिकली एथनिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, या एक क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका रिलेशन है। अब 2 पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिलेशन है उसको आपने वहां पे आईआर की थ्योरीज नहीं लगेंगी। आईआर की थ्योरीज हमेशा अप्लाई होंगी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर पे। ठीक है, हर पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर आईआर की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सपोज पीटीआई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, इनकी जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आईआर की थ्योरीज अप्लाई नहीं करेंगे। एक और मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशन है। ठीक है, अब सिविल मिलिट्री रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। अब सिविल मिलिट्री जो रिलेशन है ये पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में फॉल करता है, ये आईआर की डोमेन में फॉल नहीं करता। अब आपने आईआर की सिर्फ थ्योरीज पढ़ी हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज नहीं पढ़ी, तो प्लीज इस तरह की जो सिचुएशन है यहां पे आईआर की थ्योरीज मत लगाएं। यहां पे या तो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज लगा दें। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी नहीं आती तो फिर ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हेडिंग ना दें, आप अपने आर्गुमेंट्स को लेके ही आगे चलें। ठीक है, और कोशिश करें कि आपका आंसर जो सा है उसमें आईआर की लैंग्वेज यूज हुई हो। ठीक है, एक गलत थ्योरी अप्लाई करने से बेहतर है कि थ्योरी अप्लाई ना की जाए। तो जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशन या पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, उस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बेहतर है। जैसे अब सिविल मिलिट्री रिलेशन है, बड़ा कॉमन टॉपिक है, तो इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस की 1-2 थ्योरीज अप्लाई होती हैं, थोड़ी बहुत उन थ्योरीज की नो हाउ डेवलप कर लें। ठीक है, अब 2 पार्टीज हैं या 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ऊपर आपने अप्लाई करना है तो थोड़ी सी जो डेमोक्रेसी की थ्योरीज हैं पॉलिटिकल साइंस की वो पढ़ लें। तो ठीक है, आईआर के लिए मैंने आपसे कहा कि 4 थ्योरीज काफी हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। थोड़ी सी जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं वो का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप किसी हद तक उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिख सकें। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर आपको पता है तो ये हेडिंग दे, अगर आपको नहीं पता थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का तो ये हेडिंग ना दे। ठीक है, अच्छा अगर आप सपोज सिर्फ एक थ्योरी अप्लाई कर रही हैं तो फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप उस थ्योरी का जो कीवर्ड है वो यूज कर लें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एब्सोल्यूट गेन एंड रिलेटिव गेन। ठीक है, अब रिलेटिव गेन जो सा है वो रियलिज्म में होता है। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव गेन है
मैं हेडिंग दे सकता हूं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जगह कि रिलेटिव गेन इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। ठीक है, जब मैंने ये हेडिंग दी कि रिलेटिव गेन इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो इट्स सेल्फ इट्स एक्सप्लेनिंग कि मैं रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह की जो हेडिंग है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल थ्योरी यूज कर रहे हैं तो फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बेहतर है कि जिस थ्योरी को आप यूज कर रहे हैं उसकी जो टर्म्स है उनको यूज करते हुए एक हेडिंग बना लें। फिर एट द एंड आपका कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन को लेकर भी आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि आप कंक्लूजन लिख दें, या दूसरा ये है कि जो कुछ आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं उसको एक हेडिंग में लिख दें। ठीक है, जैसे सपोज अगर मेरा कंक्लूजन ये है कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, ठीक है, ये एक सुपीरियर आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं लिख दूं कंक्लूजन, ठीक है, या मैं ये लिख सकता हूं ट्रम्प ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म की फतह। ठीक है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूं या एस्पिरेंट से ये कहता हूं कि ट्रेडिशनल आउटलाइंस की तरफ मत जाएं। आपकी आउटलाइन जो सी होती है इट्स अ फेस ऑफ योर आंसर। ठीक है, और अगर आपका आंसर का फेस अट्रैक्टिव नहीं होगा, या वो बहुत ट्रेडिशनल या जनरल होगा, या उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोर होगा वो भी जनरल होगा, वो भी एक अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो आप आउटलाइन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैंने कोशिश की थी कि कुछ चीजें इसमें कवर कर लूं कि आउटलाइन आपने कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है। अब ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज सेम वाइज न्यू इंपीरियलिज्म, प्लीज क्रिटिकली इवेल्युएट। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज आपने अप्लाई करनी है वो लिबरलिज्म का जो एडवांस वेरिएंट है, जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं, वो अप्लाई करना है। ठीक है, उसके साथ साथ न्यू इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब न्यू इंपीरियलिज्म जो सा है, इन अदर वर्ड्स ये रियलिस्ट आइडियोलॉजी है। ठीक है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म से आया है। ठीक है, अब यहां पे जब आप इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो इसकी आउटलाइन या जो सी है, इसकी जो हेडिंग है वो क्या हो सकती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, सिर्फ मैं एक सैंपल के लिए ये क्वेश्चन लिया था, 2020 के एग्जाम में आया था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म फॉर थर्ड वर्ल्ड countries is same wise new imperialism, please critically evaluate। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं जो मेरे पास इस वक्त की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन करूं तो एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, कीवर्ड है, क्वेश्चन में आया है। फिर मेरे पास दूसरा कीवर्ड जो इस क्वेश्चन में आया है वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तीसरी दुनिया या डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो आई है वो न्यू इंपीरियलिज्म है। ठीक है, तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके दरमियान मुझे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो अब मैं अगर हार्ड फैक्ट्स के ऊपर जाऊंगा तो पहले जो हेडिंग हो जाएगी मेरी, अब मैं हार्ड फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का रिलेशनशिप मुझे एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या रिलेशनशिप है। तो पहली मेरी हेडिंग हो जाएगी इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री रिलेशंस। ठीक है, या रिलेशनशिप कर लेता हूं। ठीक है, फिर इसी में मेरी दूसरी हेडिंग हो जाएगी न्यू इंपीरियलिज्म एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, पहले इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फिर दूसरी हो जाएगी न्यू इंपीरियलिज्म एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये दोनों हेडिंग्स में मैं हार्ड फैक्ट्स लिखूंगा। ठीक है, अब ये दोनों हार्ड फैक्ट्स जब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब मैंने जाना है लॉजिकल डिडक्शंस की तरफ। लॉजिकल डिडक्शन में मैं जो चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि वेदर इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म दे बोथ आर सेम। ठीक है, अब यहां पे मैं अपना आर्गुमेंट लिखूंगा कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म is a new form of new imperialism, या इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म बोथ आर सेम। ये मेरा आर्गुमेंट है।
ठीक है, ये लॉजिकल रिडक्शन की जगह मैं ये हेडिंग दूंगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, फिर मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ चला जाऊंगा। जब मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर जाऊंगा तो मैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है, क्योंकि ये न्यू लिबरल्स की टर्म है, और न्यू इंपीरियलिज्म, ठीक है, यहां पे न्यू इंपीरियलिज्म को लेकर आप रियलिज्म की बजाय बेहतर है मार्क्सिज्म अप्लाई करें, क्योंकि न्यू इंपीरियलिज्म जोन सा है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की टर्म है, और जो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो ज्यादा सूटेबल है इसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जाऊंगा नॉर्थ साउथ गैप की। ठीक है, नॉर्थ साउथ गैप, या मैं बात कर सकता हूं गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स। ठीक है, या बात कर सकता हूं अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इस तरह अब ये जब मैं अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा हूं, या मैं नॉर्थ साउथ स्पेसिफिकली नॉर्थ साउथ गैप की, ठीक है, नॉर्थ साउथ गैप के अलावा भी एक मार्क्सिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब मैं कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप नॉर्थ साउथ गैप की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं अंडरस्टूड है कि थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं यहां पे मार्क्सिज्म की। ठीक है, तो सिर्फ मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जगह हेडिंग दे सकता हूं नॉर्थ साउथ गैप, ठीक है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और जो कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन में मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। कंक्लूजन की बजाय मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, और उसके नीचे मेरा सारा कंक्लूजन आ सकता है। तो ये एक मैंने सैंपल क्वेश्चन दिया था कि अगर आपने इसकी आउटलाइन बनानी है तो आप लोग इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे। फिर कुछ चीजें हैं मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। मोस्टली आईआर का जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं वो 16 है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है लेकिन कभी भी 20 मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, एफपीएससी की तरफ से जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होती हैं कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम जोन सा है वो 16 मार्क्स दे सकते हैं। तो आप सोचें कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैं एक पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो 20-20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो 4-4 नंबर तो हर क्वेश्चन के आप निकाल लें, तो ओवरऑल जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो ये समझने की बजाय कि वो 80 मार्क्स का पेपर है, आप यूं समझेंगे आप 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और आपने 40 प्लस एटलीस्ट स्कोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो इक्वली गुड अटेम्प्ट होने चाहिए। और इक्वली गुड अटेम्प्ट क्वेश्चन तब होंगे अगर आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और जो क्वेश्चन नहीं आता वहां पे बहुत शॉर्ट टाइम दिया उसको। अगर आपका एक क्वेश्चन भी, क्योंकि मैंने आया के पेपर चेक किए हैं, मैं एग्जामिनर रहा हूं तो मुझे आइडिया है, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके पहले 2 क्वेश्चन बड़े इंप्रेसिव होते हैं और उसमें वो अच्छा स्कोर करते हैं, तीसरा एवरेज होता है, चौथा बिलो एवरेज होता है और इवेंचुअली वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इक्वली गुड। ठीक है, और इक्वली गुड तब होंगे अगर आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। ठीक है, और आपका जो स्टार्ट और कंक्लूजन है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। ये बात यहां लिखवा लें कि जितना एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर होता है आईआर के पेपर को लेकर, और जितने ज्यादा वो पेपर होते हैं, प्रैक्टिकली किसी एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपका आंसर फुली रीड करे। ठीक है, मोस्टली सीएसएस के पेपर को इवेल्युएट करना आसान होता है क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि उसने 97%, 98% स्टूडेंट्स को फेल करना है। ठीक है,
एक जो बंडल होता है 100 पेपर्स का, उस बंडल में से 2 या 3 स्टूडेंट पास होते हैं और बाकी जो 97 98 स्टूडेंट्स होते हैं फेल होते हैं। जब एक एग्जामिनर ने माइंड बनाया हुआ है कि जो पेपर मेरे पास आया है 97% प्रोबेबिलिटी ये है कि मैंने इसको फेल करना है, ठीक है, तो आपका स्टार्ट अगर इंप्रेसिव नहीं है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको 100% फेल करना है, ठीक है, और वो आपको वो मतलब वो बॉदर नहीं करेगा कि वो आपका जो बाकी पोर्शन है उसके ऊपर उसको पढ़ के उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे। वो आपका स्टार्ट देखेगा, अगर उसको अपीलिंग लगा तो आपका कंक्लूजन देख लेगा, अगर उसको दोनों अपीलिंग लगे तब वो आपका क्वेश्चन फिर पूरा रीड करेगा, ठीक है। अगर आपका स्टार्ट और कंक्लूजन दोनों अपीलिंग नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है एग्जामिनर के लिए, तो वो कभी बॉदर नहीं करेगा कि आपका बाकी जो क्वेश्चन का पार्ट है वो पढ़े, वो 6-7 नंबर दे के आपको फेल कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि यूज आईआर लैंग्वेज, जो आईआर की लैंग्वेज है उसको आप यूज करेंगे। आईआर लैंग्वेज क्या है? जैसे मैं आईआर लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर जाऊंगा। हमारे पास जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं वो 3 हैं। ग्लोबल लेवल, सॉरी यहाँ पे 4 हैं, असल में मुख्तलिफ बुक्स में किसी में 3 है, 4 हैं। समटाइम जो डोमेस्टिक और इंडिविजुअल लेवल है इसको एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स कुछ ऑथर्स हैं वो इसको सेपरेट लेवल कंसीडर करते हैं, लेकिन दैट्स गुड कि अगर आप ये लेवल ऑफ एनालिसिस को 4 लें तो आपको उसको अप्लाई करने में आसानी होगी। एक है ग्लोबल लेवल। एक चीज में पहले ये लेवल ऑफ एनालिसिस देख लें, फिर मैं आपको एग्जांपल से ये लेवल ऑफ एनालिसिस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ग्लोबल लेवल में जो टॉपिक्स आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ गैप, वर्ल्ड रीजन्स, European imperialism, matter related to United Nations, religious fundamentalism, terrorism, world environment, technological changes, information revolution, global telecommunication, worldwide scientific and business communication। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर होगा वो ग्लोबल लेवल का होगा, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह की टर्म्स आ रही हैं और जो ग्लोबल लेवल का आंसर होगा, इसमें याद रखिएगा ग्लोबल लेवल के क्वेश्चन में रियलिज्म अप्लाई कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं कम होता है। मोस्टली जो ग्लोबल लेवल के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम लिबरलिज्म या जो मार्क्सिज्म है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इंटरस्टेट लेवल है। इंटरस्टेट, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे पावर, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस फॉर्मेशन एंड रेजोल्यूशन, वॉर्स, ट्रीटीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, आईजीओस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, डिप्लोमेसी, समिट मीटिंग, बार्गेनिंग, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरस्टेट लेवल के ऊपर ज्यादातर रियलिज्म अप्लाई होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो इट्स मीन के आपने जो अपना आंसर देना है वो इंटरस्टेट लेवल का देना है। फिर हमारे पास डोमेस्टिक लेवल है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं उनमें नेशनलिज्म है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, डोमेस्टिक कोलिजन्स है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन है, पब्लिक ओपिनियन है, जेंडर है, इकोनॉमिक सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, फॉरेन पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसीज एंड फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ये डोमेस्टिक लेवल है। डोमेस्टिक लेवल के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म को अगर आप यूज करें अपने आंसर में, तो डोमेस्टिक और इंडिविजुअल लेवल दोनों में अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को यूज करें तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, ये ज्यादा सूटेबल है। या जो डोमेस्टिक और इंडिविजुअल लेवल होता है, फिर इसमें ज्यादातर जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं वो अप्लाई होती हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशन जिसको मैंने पहले भी, या इस तरह के जो बाकी चीजें हैं, तो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं उनके ऊपर भी आप ग्रिप बना सकते हैं। फिर हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है जिसमें ग्रेट लीडर्स हैं, क्रेजी लीडर्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, साइकोलॉजिकल परसेप्शन है,
असैसिनेशन ऑफ समवन है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है जिस वोटिंग में, वॉर में या किसी रिवोल्ट में, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल है और इसमें ज्यादातर हम कंस्ट्रक्टिविज्म यूज करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जो लेवल है, एक ही जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि आपने किस लेवल पे आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछली स्लाइड से इसमें मैंने एक एग्जांपल यहाँ रखी हुई है नंबर 3 पॉइंट्स में, वॉर इन इराक, ठीक है। अगर वॉर इन इराक के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जो इराक वॉर थी, बेसिकली जो सदाम हुसैन की जो डिक्टेटरशिप थी उसको रिमूव करने के लिए और वो जो इराकी पीपल हैं उनको लिबरेट करने के लिए अमेरिका ने इन्वेजन की इराक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल या यूनिट है, ठीक है, क्योंकि आप सदाम हुसैन की जो पर्सनैलिटी है और उसका वे ऑफ गवर्नेंस है उसको बेस बना रहे हैं अपने आंसर की, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि जो इराक वॉर थी, ठीक है, बेसिकली जो इजराइल है या जो मिडल ईस्ट के अंदर यूएस के जो अलाई कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया और यूएई हो गया, तो इनको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, अपने अलायंस को मिडल ईस्ट में स्ट्रांग बनाने के लिए अमेरिका ने इराक में इन्वेड किया। तो इसका मतलब ये है आपका आंसर इंटरस्टेट लेवल के ऊपर फॉल कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि जो इराक वॉर थी, ठीक है, बेसिकली ये एक ऑयल के लिए थी कि मार्केट को कंट्रोल किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ग्लोबल लेवल का आंसर दे रहे हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल से कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं ग्लोबल और इंटरस्टेट और डोमेस्टिक लेवल क्या होते हैं और हम उनको कैसे रिकग्नाइज करते हैं। और फिर एक चीज, जब मैं अब ये जो टर्म्स हैं, यहाँ पे मैं IR लैंग्वेज की एक बात करूंगा। देखिए, अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं IR के अंदर, और जब हम उनको यूज कर रहे हो, जब हम उस फिनोमेना को यूज कर रहे हो, तो बेहतर है कि हम उन टर्म्स को यूज करें, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किसी टाइप की पावर हिरार्की की या ग्लोबल ऑर्डर की, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैं डोमिनेंस की जो वर्ड है या जो हेजेमनी का वर्ड है मैं इसको यूज करूं, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं दो स्टेट्स के जो आपस के म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको लेकर, तो रेसिप्रोसिटी का वर्ड यूज हो सकता है। या इसी तरह आइडेंटिटीज है, एथनिक इश्यूज हैं सब नेशनल लेवल के, वहां पे आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो यूज हो सकते हैं। एक IR के अंदर, जब मैं IR के फंडामेंटल्स की बात करता हूं, मैंने शुरू में कहा था कि जो CSS के एस्पायरेंट्स होते हैं इनको IR के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करें, उसके ऊपर जो आपके जो भी इंस्ट्रक्टर है उसके साथ सेटिंग करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। IR रिवॉल्व अराउंड बेसिकली वन सिंगल प्रॉब्लम विच इज नोन एज कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम, ठीक है। कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम की मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। जो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें से एक को हम डोमिनेंस कहते हैं, एक को रेसिप्रोसिटी कहते हैं, दूसरी को आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी भी डिटेल आप देख लीजिएगा। इन अदर वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी IR की टर्म्स हैं, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, इंसेंटिव फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है, रीडिफाइंड इंटरेस्ट, ऑपरेशन, रिसेंटमेंट। आपको इन टर्म्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आप नहीं करते तो आप कभी भी एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें थी, मैं चाह रहा था कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो इन चीजों को अपने जहन में जरूर रखिएगा। इसके साथ ही मेरा जो सेशन है आज का, मैं इस सेशन को एंड करता हूं।